हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम का ब्रांच अकाउंटिंग। हाँ, तो देखिए यह काफ़ी अच्छा चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग और काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से। हाँ, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ब्रांच अकाउंटिंग। है तो देखिएगा क्या होता है ब्रांच अकाउंटिंग। आइए, ब्रांच अकाउंटिंग समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रांच क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। तो मान लेते हैं कि रिलायंस एक कंपनी है, तो ध्यान देंगे। हाँ, अब रिलायंस का हेड ऑफिस सपोज करो कहाँ पे है, मुंबई में, है ना। रिलायंस का हेड ऑफिस कहाँ पे है बेटे, मुंबई में। और ध्यान देंगे रिलायंस का तो हेड ऑफिस मुंबई में है, और मुंबई में जो हेड ऑफिस है, तो ये कंपनी का सबसे पहले ध्यान देंगे तो ये कंपनी जो है, तो इस कंपनी का कई सारे ब्रांच होंगे। जैसे कि मान लेते एक ब्रांच है दिल्ली में, दूसरा ब्रांच है इसका पुणे में, तीसरा ब्रांच इसका मान लेते हैं पटना में। समझे? तो ये ब्रांच क्यों खोला जा रहा है? हाँ, अब ये जो है रिलायंस रिलायंस अपना ब्रांच क्यों खोल रहा है दिल्ली में, पुणे में, पटना में? तो देखिए सिंपल सी बात है, जब कंपनी छोटा होगा तो ब्रांच खोलेगा नहीं, सीधी सी बात है। अब रिलायंस क्या सोच रहा है कि मैं अपना सेल दिल्ली के अंदर भी बढ़ाऊं, पुणे के अंदर भी बढ़ाऊं, पटना में भी बढ़ाऊं। तो मान लीजिए कि ये हर जगह पे ये सोच रहा है कि मैं अपने कंपनी का मार्केट यानी सेल स्टेबल करूं। समझ गया ना? तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रांच खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रांच खोलना पड़ेगा रिलायंस को। तो बड़ा सिंपल है कि ब्रांच सर क्यों खुलता है, तो ब्रांच तब जाके खुलता है जब हमारा बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होने लगता है, जब बिजनेस बड़ा होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रांच खोलने लगते हैं। आया बात समझ में? अब देखते हैं ब्रांच जो खुलता है वो कितने तरह का होता है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ब्रांच का, तो ध्यान देंगे बेटे, ब्रांच दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इनलैंड ब्रांच, इनलैंड ब्रांच, और दूसरा जो होता है वो होता है फॉरेन ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। तो ध्यान देंगे इनलैंड ब्रांच, हाँ, इनलैंड ब्रांच क्या होता है इस पे हमारा चर्चा रहेगा, क्योंकि देखिए फॉरेन ब्रांच बीकॉम में नहीं है। हाँ, तो ये आपका नॉट इन सिलेबस। तो देखिएगा फॉरेन ब्रांच सिलेबस में नहीं है, तो हमारा जो पूरा चर्चा का विषय रहेगा वो इनलैंड ब्रांच रहेगा। हाँ, इनलैंड, इनलैंड मतलब डोमेस्टिक ब्रांच। हाँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ रिलायंस का ब्रांच दिल्ली में है तो इनलैंड ब्रांच है, रिलायंस का ब्रांच पुणे में है तो इंग्लैंड है। मतलब जो अपने इंडिया के अंदर है वो सारे ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, इंलैंड ब्रांच। अब इसके अंदर होता है, इंलैंड ब्रांच के अंदर होता है दो तरह के ब्रांच। एक होते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। हाँ, तो देखेंगे डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है ये पूरे रूप से अपने अकाउंटिंग पे, ये ब्रांच पूरा निर्भर रहता है अपना अकाउंटिंग करवाने के लिए अपने हेड ऑफिस पे। तो अकाउंटिंग जो इसका कौन करता है, पूरा अकाउंटिंग इसका हेड ऑफिस करता है। आया बात समझ में? क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच, हाँ डिपेंडेंट ब्रांच अगर मैं बोलूं तो किस तरह का ब्रांच होता है मालूम है आपको? तो देखिएगा ये एक छोटा सा ब्रांच होता है, मतलब इनिशियल पीरियड का। तो देखिएगा डिपेंडेंट ब्रांच में, डिपेंडेंट ब्रांच एक स्मॉल ब्रांच होंगे। हाँ, तो देखिए अब स्मॉल ब्रांच है ये, तो स्मॉल ब्रांच में झूठ मूठ का रिलायंस कंपनी ये नहीं सोचेगा कि हम वहां पे अकाउंटेंट को रखें, मतलब बहुत सारा खर्चा होगा। अगर मान लीजिए ये ब्रांच
खुद से एक स्मॉल ब्रांच अगर खुद से अगर अकाउंटिंग करने लगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, है ना? अकाउंटेंट रखना होगा, बहुत सारे स्टाफ रखना होगा, तो इसीलिए जो छोटे ब्रांच होते हैं, वो छोटे ब्रांच अपने हेड ऑफिस पे निर्भर होता है। सारा का सारा अकाउंटिंग उसका कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच का अगर मैं बात करूं, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है बिग ब्रांच। हाँ, बिग ब्रांच। अब सर बिग ब्रांच क्या होता है? तो देखो, बिग ब्रांच एक ऐसा ब्रांच होता है जहां पे बहुत लार्ज लेवल का अकाउंटिंग होता है, समझ गए ना? बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है। बड़े ब्रांच के पास बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है। ये ब्रांच खुद से सामान खरीद सकता है, बेच सकता है, सब चीज खुद से कर सकता है। तो अब इसको क्या करना पड़ता है? ये इंडिपेंडेंट ब्रांच खुद से अकाउंटिंग करता है। ये क्या करता है? सेल्फ अकाउंटिंग करता है, समझ गए ना? और सारा का सारा रिपोर्ट हेड ऑफिस को पहुंचाता है। लेकिन आज का जो मेरा विषय है, हाँ, वो है मेरा डिपेंडेंट ब्रांच। यानी डिपेंडेंट ब्रांच अगर हम कहें तो अपने अकाउंटिंग किसके ऊपर निर्भर रखता है? हेड ऑफिस के ऊपर निर्भर रखता है। हाँ, तो अब देखते हैं बाबू, डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो कितने तरीका से अकाउंटिंग करता है। तो यहाँ देखेंगे तो डिपेंडेंट ब्रांच को अकाउंटिंग करने का जो मेथड है वो कुल 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है डेटर मेथड। डेटर मेथड। उसके बाद दूसरा है स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड। और तीसरा जो है वो है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड। समझे? तो ये 3 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है बाबू? तो एक है तुम्हारा डेटर मेथड, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर मेथड, तीसरा है फाइनल अकाउंट मेथड। हाँ, तो अभी तक जो हम लोगों ने समझा उसमें क्या समझा है कि देखो, कोई भी कंपनी ब्रांच तब खोलता है जब उसको लार्ज नंबर पे बिजनेस करना हो, समझ गए ना? लार्ज स्केल पे बिजनेस करना हो। जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ सेल है, अगर उसका हर हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसका सेल हो रहा है, सेल बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा कि हर स्टेट में अपना ब्रांच खोलना स्टार्ट कर देगा। फिर हम लोगों ने सीखा कि टाइप्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच कितने तरह के होते हैं। तो एक होता है इनलैंड ब्रांच, दूसरा होता है फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच का मतलब वो ब्रांच होता है जो इंडिया के अंदर रन हो रहा है। जो ब्रांच इंडिया के अंदर रन हो रहा है वो सारा का सारा इनलैंड ब्रांच है। फॉरेन ब्रांच नॉट इन सिलेबस। इनलैंड ब्रांच में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच उसको कहते हैं जो स्मॉल लेवल का, जहाँ पे स्मॉल लेवल के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अभी नया नया ब्रांच है, समझ गए ना? तो नया नया ब्रांच है तो वो अपने अकाउंटिंग का जो है, मतलब वो अपने अकाउंटिंग के लिए निर्भर होता है किस पे? हेड ऑफिस पे होता है। फिर हम लोगों ने अभी ये सीखा कि डिपेंडेंट ब्रांच कितने तरीका से अकाउंटिंग करेगा, तो डेटर मेथड से, स्टॉक एंड डेटर मेथड से, और फाइनल अकाउंट मेथड से। आइए अब जानते हैं डेटर मेथड क्या होता है। तो आइए बाबू, डेटर मेथड में हम लोग सीखते हैं कि ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है। हाँ, तो देखेंगे ब्रांच अकाउंट सबसे पहले है क्या, तो ध्यान देंगे तो ब्रांच अकाउंट जो है ना, अगर कोई पूछे आपसे कि ब्रांच अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। क्यों सर, क्यों है ब्रांच अकाउंट नॉमिनल अकाउंट? क्योंकि ब्रांच अकाउंट का जो मेन उद्देश्य है ना, वो क्या है कि किसी भी ब्रांच का प्रॉफिट कितना हुआ है, हाँ, या लॉस कितना हुआ है, इस बात को जानने का मेन उद्देश्य है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रांच अकाउंट का? प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है किसी पार्टिकुलर ब्रांच का, इस बात को जानने के लिए हेड ऑफिस क्या बनाता है? ब्रांच अकाउंट बनाता है। आया बात समझ में? तो ब्रांच अकाउंट किससे लिंक रखता है? प्रॉफिट एंड लॉस से लिंक रखता है, तो इसीलिए हम लोग इसको नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। हाँ, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि देखिए, ब्रांच अकाउंट जो बनता है, तब ब्रांच अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं पता है? तो किसी भी ब्रांच के पास कितना है, मतलब कितना का एसेट्स है, और कितना एसेट्स और कितना लाइबिलिटीज है किसी भी ब्रांच का,
इस बात को भी हम लोग शो करते हैं ब्रांच अकाउंट में। आया बात समझ में? यानी जो बैलेंस शीट के अंदर जो भी रहता है उसे भी हम लोग ब्रांच अकाउंट में दिखाते हैं। यानी कुल मिला के अगर हम बोले ना आपको, तो ब्रांच अकाउंट क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है। किस किस चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का कॉम्बिनेशन होता है ब्रांच अकाउंट। हाँ, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि लिमिटेड अकाउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे कि लिमिटेड अकाउंटिंग करके ये बात पता लगाएंगे कि किसी भी ब्रांच का कितना साल के अंत में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या किसी भी ब्रांच के पास कितना एसेट्स या लाइबिलिटीज बचा हुआ है। इस बात का जानकारी हम लोग लगाते हैं ब्रांच अकाउंट में। आया बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, तो ब्रांच अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू लगा के कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ टू लगा के लिखेंगे, और यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो बाई लगा के लिखेंगे, क्योंकि ये अकाउंट है। हाँ, तो पहला चीज तो आपको क्लियर हो गया कि डेबिट साइड में कुछ भी लिखना है टू लगा के, क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखना है तो बाई लगाना पड़ेगा। अब देखो मेन रूप से इसके अंदर होता क्या है कि मान लो ये एक हेड ऑफिस है। क्या है? ये हेड ऑफिस है, और ये उसका एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस है। हाँ, तो अब ध्यान देना, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, हाँ, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, उन सबको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच अकाउंट में। अब ब्रांच ऑफिस आगे जो सामान को सेल करेगा या कुछ भी करेगा, आगे जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, ब्रांच ब्रांच ऑफिस जो भी आगे ट्रांजैक्शन करेगा, इन ट्रांजैक्शन को हम लोग ब्रांच अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते। हम लोग को कहां से कहां तक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है बाबू? हेड ऑफिस से लेके और ब्रांच ऑफिस तक का जो भी ट्रांजैक्शन है, उन सारे ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करना है, तो ब्रांच अकाउंट में। अब ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग हो किसका रहा है, किसके लिए अकाउंटिंग किया जा रहा है, तो देखिए ब्रांच के लिए अकाउंटिंग किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं, तो इस मेथड के अंदर, डेटर मेथड के अंदर क्या होता है, तो ध्यान देंगे हम। हाँ, डेटर मेथड में क्या होता है कि हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को एक डेटर मान के काउंटिंग करता है। क्या मान के काउंटिंग करता है? डेटर। ये सोचता है कि ब्रांच ऑफिस जो है मेरा, वो डेटर है, डेटर है। हाँ, तो डेटर मान के काउंटिंग करता है। कौन करता है डेटर मान के काउंटिंग? तो हेड ऑफिस। तो इसीलिए क्या माना जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ब्रांच अकाउंट बाय डेटर मेथड। अब यहाँ पे देखते हैं, हेड ऑफिस क्या करेगा, तो कोई माल भेजेगा। किसको भेजेगा? ध्यान दो, कोई भी माल किसको भेजेगा सेल करने को, तो ब्रांच ऑफिस को भेजेगा। तो ब्रांच ऑफिस को भेजेगा, तो हेड ऑफिस क्या करेगा कि अगर कोई भी माल डेटर को भेजा है, कोई भी माल डेटर को भेजा है, तो हेड ऑफिस का क्या हो रहा है, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एसेट्स प्लस हो रहा है ना, एसेट्स प्लस हो रहा है। यानी ये जो भेजा जा रहा है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच ऑफिस को, जो भी कुछ मतलब भेजा जा रहा है गुड्स वगैरह, तो है किसका? है तो हेड ऑफिस का ही है। समझ रहे हैं ना? है तो हेड ऑफिस का है, लेकिन हेड ऑफिस जो भेज रहा है ब्रांच ऑफिस को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटर बढ़ रहा है एक प्रकार से। तो डेटर बढ़ेगा, तो डेटर बढ़ेगा तो अकाउंटिंग किस साइड होगा? डेबिट साइड में होगा। तो उसको क्या लिखेगा बताओ? ये जो अकाउंटिंग होगा, तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा? गुड सेंट टू ब्रांच। क्या लिखेगा? गुड्स सेंट टू ब्रांच। चलिए, तो एक ये चीज हो गया। हाँ, उसके बाद में मान लीजिए कि ये जो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस के पास पास कुछ एसेट्स होंगे, जो पिछले साल के एसेट्स होंगे, है ना, कुछ पिछले साल के एसेट्स होंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा कुछ पिछले साल के एसेट्स को। तो उसको कहाँ दिखाएंगे? हम तो बताए ना आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ब्रांच अकाउंट होता है। हाँ, तो अब ब्रांच ऑफिस के पास जो पिछले साल का कुछ मतलब एसेट्स बचा होगा, वो सारे के सारे एसेट्स को पहले डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस बी बाई डी, जितने भी एसेट्स हैं, सारे एसेट्स के बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे? बी बाई डी। मान लेते हैं अगर कैश है तो कैश लिखेंगे, हाँ, स्टॉक है तो स्टॉक लिखेंगे। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे। हाँ, तो जो भी कुछ होगा, अगर डेटर है
तो डेटर लिखेंगे। हाँ, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। उसके बाद देखिएगा बाबू, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, हाँ, ओपनिंग कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड एक्सपेंस को लिखा जाएगा। आ रहा है ना बात समझ में? कोई डेटर है अगर ब्रांच के पास ओपनिंग, तो ओपनिंग डेटर को लिखा जाएगा। तो ये सारे कहाँ रिकॉर्ड होंगे? यहाँ पे। हाँ, तो देखिए सबका बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ऐसे ही अगर इस ब्रांच का कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, क्लोजिंग जिसका ओपनिंग होता है, एसेट्स का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। तो मान लीजिए क्लोजिंग बैलेंस जो एसेट्स का होगा तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? यहाँ, बाय बैलेंस सी बाय डी के नाम से। हाँ, तो बाय बैलेंस सी बाय डी के नाम से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कैश दिखाएंगे, स्टॉक है तो स्टॉक दिखाएंगे। हाँ, जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड एक्सपेंस दिखाएंगे। हाँ, डेटर है तो फिर डेटर दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, तो देखिए, तो अब इस ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक दिखा दिए, क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखा दिए। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस, सॉरी, क्लोजिंग एसेट्स का बैलेंस, क्लोजिंग एसेट्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है और ओपनिंग एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड में होता है। ये तो हो गया। इसी प्रकार से अब इस ब्रांच का कुछ ना कुछ ओपनिंग लाइबिलिटीज रहा होगा। तो देखिए, अगर ओपनिंग लाइबिलिटीज अगर कुछ है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में। हाँ, तो यहाँ पे दिखाएंगे बाय बैलेंस बी बाय डी, लाइबिलिटीज का बैलेंस। हाँ, जो भी कुछ होगा, सपोज करो क्रेडिटर है तो क्रेडिटर दिखा देंगे, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल दिखा देंगे। समझ गए ना? कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा देंगे। सारा ओपनिंग लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब इस ब्रांच का अगर कोई क्लोजिंग लाइबिलिटीज है तो क्लोजिंग लाइबिलिटीज का कहाँ पे बैलेंस जाता है बाबू? तो यहाँ जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, तो टू बैलेंस सी बाय डी यहाँ दिखा देंगे। मान लीजिए क्रेडिटर का कुछ क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रेडिटर दिखाएंगे। हाँ, बिल्स पेबल का कुछ है तो बिल्स पेबल दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है अगर कुछ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को दिखा देंगे। तो बड़ा इजी वे में देखिए तो मैंने क्या बोला कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स आता है उसका अकाउंटिंग करेंगे। तो देखिए, बैलेंस शीट में जो भी है मैंने इसको तो दिखा दिया। हाँ, अब बचता है हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो मान लीजिए हेड ऑफिस गुड्स किसको भेजा? ब्रांच ऑफिस को भेजा बेचने के लिए। तो ब्रांच ऑफिस को भेजा बेचने के लिए, तो ब्रांच ऑफिस को एज ए डेटर हम ट्रीट करेंगे। हाँ, तो मान लीजिए डेटर के पास अगर हमारा गुड्स पड़ा होता है तो डेटर को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो उस गुड्स को अल्टीमेटली हमने क्या लिखा? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कहाँ भेजा? गुड्स को मैंने भेजा ब्रांच में। आया बात समझ में? उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं अब ब्रांच का क्या काम है, ये काम हम समझते हैं। हाँ, देखिए, अब ब्रांच क्या करेगा कि इस गुड्स को यहाँ पे बेच के, कस्टमर को बेच के कैश का रेमिटेंस करेगा। मतलब कस्टमर को बेचेगा, क्योंकि गुड्स है किसका? हेड ऑफिस का है। तो गुड्स किसको मिला है? ब्रांच को मिला है। क्यों मिला है? सेल करने के लिए मिला है। तो ब्रांच क्या करेगा? इसको बेचेगा, कस्टमर सबको बेचेगा, ब्रांच आगे उस गुड्स को बेचेगा। बेचने के बाद ब्रांच को क्या होगा कि ब्रांच बेचने के बाद सारा कैश वगैरह जो भी कुछ मिला उस सबको क्या करेगा? सारा कैश को कलेक्ट कर लेगा। सारा कैश कलेक्ट करके, और ये पूरा का पूरा कैश फिर किसको भेजेगा? हेड ऑफिस को भेजेगा। तो उसका अकाउंटिंग हम कहाँ करेंगे? यहाँ पे देखिए, बैंक। हाँ, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। हाँ, और यहाँ लिखेंगे क्या? तो कैश सेल। कैश सेल, ब्रांच ने जो कैश सेल किया है वो किसको भेज देंगे? वो हेड ऑफिस को भेजेंगे। तो अब बताइए, हेड ऑफिस के लिए ये कैश सेल क्या है बेटे? इनकम है। हाँ, तो कैश सेल इनकम है सर, क्रेडिट सेल नहीं दिखाएंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। हाँ, तो हम कुछ नोट्स दिखाएंगे आपको, क्यों नहीं दिखाएंगे ये सारा कुछ हम लिखाएंगे आपको, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी जो फॉर्मेट में बता रहे बस उस चीज को समझो। हाँ, तो कैश सेल दिखाएंगे। अब मान लो कि ये ब्रांच आगे अगर किसी कस्टमर को
उधारी बेचा होगा पिछले साल। तो मान लीजिए ब्रांच अगर किसी को बेचा होगा उधारी, तो ब्रांच के लिए वो क्या था, डेटर था। अब इस डेटर से अगर कोई अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, डेटर से अगर कोई अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, तो वो किसको भेजेगा, वो अमाउंट कलेक्ट करके किसको भेजेगा बताइए, वो अमाउंट कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेजेगा। तो हेड ऑफिस के लिए ये भी क्या है, इनकम ही है। तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। चलिए, तो ये दो चीज क्या होगा, तो ये दो चीज ब्रांच कलेक्ट करके किसको भेज देगा, हेड ऑफिस को भेज देगा। आया बात समझ में। उसके बाद देखिएगा कि हेड ऑफिस क्या भेजेगा, हेड ऑफिस और भेजेगा इसको ब्रांच ऑफिस को एक्सपेंस। क्योंकि ब्रांच ऑफिस किसके लिए वर्क कर रहा है, हेड ऑफिस के लिए वर्क कर रहा है, समझ गए ना। तो खर्चा जो भी हो तो हेड ऑफिस का खर्चा है, और बदले में कौन खर्चा कर रहा है, तो ब्रांच ऑफिस कर रहा है। तो इसको क्या भेजेगा हेड ऑफिस, कैश भेजेगा या चेक बना के भेज देगा, समझ गए ना, कैश या चेक बना के भेज देगा। तो ज्यादातर अकाउंटिंग बैंक के थ्रू ही होता है यहाँ पे। हाँ, तो क्या मान लीजिए ब्रांच ऑफिस का जो रेंट पे करना है, तो रेंट का खर्चा भेज देगा। मान लो ब्रांच ऑफिस में स्टाफ काम कर रहा है, उसका सैलरी वगैरह देना है, तो ये सारा का सारा खर्चा किसका है, हेड ऑफिस का माना जाएगा, समझ गए ना। सब हेड ऑफिस का ही खर्चा, हेड ऑफिस के बदले मतलब हेड ऑफिस किस ब्रांच के बदले हेड ऑफिस सारा खर्चा पे कर रहा है, समझ गए ना। तो ये खर्चा अभी हेड ऑफिस अपने आप का मान के अकाउंटिंग कर रहा है, समझ गए। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, डेबिट करेगा इसको। उसके बाद में जो भी खर्चा होगा, मान लो ब्रांच अगर एडवर्टीजमेंट करवाता है तो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस, जितने भी खर्चा है, और पेटी कैश के रूप में कुछ अमाउंट भेज देगा। तो देखो पेटी कैश के रूप में और कुछ अमाउंट भेज देगा। आया बात समझ में। तो ये सारा का सारा पैसा कौन भेज देगा, इसको ध्यान देना, ये सब पैसा इसको भेजेगा हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को खर्चा करने के लिए। उसके बाद देखते हैं, मान लो डेटर के द्वारा कुछ गुड्स रिटर्न हो गया, ब्रांच ऑफिस इस डेटर को बेचा था सामान, और डेटर क्या किया, गुड्स देखो डेटर क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया। तो गुड्स रिटर्न हुआ तो किसके पास आया गुड्स, ध्यान देंगे, तो वो गुड्स आया ब्रांच ऑफिस के पास। हाँ, ब्रांच ऑफिस के पास आया वो गुड्स। अब ध्यान देंगे, ब्रांच ऑफिस के पास आया तो ब्रांच ऑफिस फिर से क्या करेगा, इस गुड्स को बेचने का प्रयास करेगा। अगर ये गुड्स नहीं बिका, ये गुड्स नहीं बिका, तो अल्टीमेटली फिर ये गुड्स किसको भेजा जाएगा, तो ब्रांच के पास जो भी लास्ट के एंड में क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। तो मान लीजिए कि जो स्टॉक नहीं बिक पाता है या कोई रीजन से डेटर रिटर्न कर दिया है या कुछ भी, तो वो गुड्स किसको भेज देगा, ब्रांच फिर भेज देगा हेड ऑफिस को। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अब फिर हेड ऑफिस क्या कहेगा, हेड ऑफिस तो यही ना करेगा कि भैया जो मेरा डेटर है वो कम हो रहा है। यानी हेड ऑफिस किसको माल भेजा था, ब्रांच ऑफिस को माल भेजा था, ब्रांच ऑफिस क्या कर रहा है, उस गुड्स को फिर भेज दे रहा है हेड ऑफिस के पास। ब्रांच ऑफिस नहीं बेच पाया होगा या कोई भी रीजन रहा होगा, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, अपने डेटर को कम करेगा। डेटर को जैसे ही कम करेगा तो अकाउंटिंग क्रेडिट साइड में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स, हाँ गुड्स, यहाँ पे जो हम लिखेंगे गुड्स सेंट टू, गुड्स, या ऐसे लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, कुछ भी लिख सकते हैं आप, समझ गए ना, बस नाम सही लिखिएगा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ऑफिस। तो देखेंगे ब्रांच ऑफिस गुड्स को रिटर्न कर देगा। उसके बाद बाबू, अब हमारा क्या होगा, सारा कुछ अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग टोटल लगाएंगे। हाँ, टोटल जब लगाएंगे तो ध्यान देखेंगे, ध्यान से तो यहां देखेंगे जब टोटल हम करेंगे, तो 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूं। तो देखिएगा, जब टोटल करेंगे अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाए, टोटल तो आप लोग को आता है करने, क्योंकि अभी आप बीकॉम के बच्चे हैं, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होता है ये समझ जाइए। तो देखिए, जब क्रेडिट साइड हमारा बड़ा हो और बैलेंसिंग फिगर इधर आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट जनरल प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया, हाँ, तो प्रॉफिट हो गया। जब डेबिट साइड मेरा कम होगा तो प्रॉफिट होगा। अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर अगर इधर आया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, तो अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो लॉस हुआ, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर हुआ तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। अब बाबू हम देखेंगे नोट्स, हाँ, कुछ नोट्स देखेंगे ध्यान से। हाँ, तो नोट नंबर 1 क्या है, तो क्रेडिट सेल आर नॉट shown in the not shown in the ब्रांच अकाउंट। हाँ, तो क्रेडिट में अगर कोई माल बेचते हैं ना, तो उसको हम लोग ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं क्रेडिट से, क्योंकि देखो, अगर मान लो कि मैंने, यहाँ एग्जांपल समझिएगा, कि अगर मैंने टोटल सेल करा, सपोज करो कि मैंने टोटल सेल करा 5,000 रुपए का, उसमें से 3,000 रुपया का मेरा क्रेडिट सेल है और 2,000 रुपया का मेरा कैश सेल है। हाँ, तो कैश सेल मेरा कितना है बाबू, 2,000 का, और क्रेडिट सेल कितना है सर, 3,000 का। तो देखिए, ये क्रेडिट सेल को हम क्यों दिखाएं बताइए, क्योंकि ये क्रेडिट सेल मतलब क्या हो, कहाँ चला गया होगा, क्रेडिट में जो माल बेचे हो तो डेटर के पास गया होगा, उसके लिए तो हम डेटर को रिकॉर्ड करेंगे, तो डेटर तो यहाँ हम रिकॉर्ड किए ही हैं, समझे। ये देखिए, ये क्या है तुम्हारा डेटर, तो डेटर को तो हम यहाँ दिखाएं, तो क्रेडिट सेल तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ ही गया है, समझ गए ना। तो ब्रांच अकाउंट में इसको हम दिखाते हैं, लेकिन इस सेल के अंदर नहीं दिखाते हैं, समझ गए ना। तो हम नोट में लिख रहे हैं आपको कि क्रेडिट सेल आर नॉट शोन इन द ब्रांच अकाउंट। तो देखिए, ये सेल के अंदर हम क्रेडिट सेल नहीं दिखाते, कहीं देख रहे हैं लिखे हैं क्रेडिट सेल नहीं, क्योंकि देखो, जो उधारी में बिका है 3,000 का, तो ऑलरेडी डेटर के अंदर है, डेटर के अंदर इंक्लूड हो गया होगा। कैश में जो हम बेचे हैं, वो कैश सेल यहाँ पे हम दिखा दिए, आया बात समझ में, कैश सेल हम यहाँ दिखा दिए, और ये कैश किसको मिलेगा, फिर हेड ऑफिस को मिलेगा ये कैश, समझ में आ रहा है ना। तो कैश सेल को हम दिखा दिए। उसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। हाँ, तो सबके पीछे लॉजिक है, हाँ, क्यों नहीं दिखाते हैं, ये सारा के पीछे लॉजिक है। फिर दूसरा देखते हैं, एक्सपेंस पेड, ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंस, हाँ, पेड बाय द branch, expense paid by the branch are not shown in the branch account। अगर ब्रांच कोई खर्चा करे, ध्यान से देखिएगा, अगर ब्रांच कोई खर्चा करे, हाँ, एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच, तो नॉट शोन इन द ब्रांच अकाउंट। अब देखो, हेड ऑफिस अगर कोई खर्चा के लिए पैसा भेजता है, ये खर्चा के लिए पैसा कौन भेजा है, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस अगर भेजा है तो हेड ऑफिस उसको डेबिट करेगा, हाँ, एक्सपेंस का बैलेंस। लेकिन ब्रांच अगर इस खर्चे को पे कर रहा है, सपोज करो कि ये एक ब्रांच है, हाँ, तो यहां ध्यान दीजिएगा, और ये कौन है, ये एक हेड ऑफिस है, हाँ, तो हेड ऑफिस अगर कोई खर्चा ब्रांच ऑफिस को भेजता है, तो हम क्या बताएं, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच का ही खर्चा दिखाना है, या जो भी कुछ है ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच का। अगर मान लो ब्रांच ऑफिस कोई खर्चा पे करता है, समझ गए ना, ब्रांच ऑफिस अगर किसी एक्सपेंस को करता है, तो ब्रांच को तो भैया कैश मिला ही हुआ है ना, कैश मिला हुआ है, पेटी कैश के रूप में पैसा मिला है, इसी कैश में से ना पे करेगा ब्रांच, तो कहाँ करेगा, तो बताइए, ये जो कैश है तो इसी कैश में से करेगा, यहाँ पे जो कैश है वो क्लोजिंग कैश यहाँ पे रहेगा, जो भी कैश के रूप में पैसा मिला उसमें से पे कर देगा, और जो भी पैसा बचा हुआ है वो क्लोजिंग कैश के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। आ रहा है ना बात समझ में। तो उसको तो मिला ही हुआ है, हेड ऑफिस के द्वारा पैसा मिला ही हुआ है ब्रांच ऑफिस को खर्च करने के लिए, तो अब ब्रांच ऑफिस जो भी खर्चा करेगा
उसको नहीं दिखाएंगे। यानी कुल मिला के समझा जाए तो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच तक का ही खर्चा दिखाएंगे। अब ब्रांच ऑफिस के बाद, ब्रांच ऑफिस देखो, ब्रांच ऑफिस क्या है, ये जो खर्चा पे कर रहा हो तो मतलब ब्रांच ऑफिस, और ये बाहरी खर्चा है, समझ गया ना। तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे, कोई भी नन कैश एक्सपेंस है, हाँ, नन कैश एक्सपेंस को नहीं दिखाएंगे। हाँ, नन कैश एक्सपेंस आर नॉट शोन इन द ब्रांच अकाउंट। अब नन कैश एक्सपेंस को ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल में हम बताएं, डेप्रिसिएशन, तो देखिए डेप्रिसिएशन हुआ, बैड डेब्ट्स हुआ, उसके बाद में डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर को जो डिस्काउंट मिलता है, लॉस बाय फायर हुआ। हाँ, तो देखेंगे अब ये जितने भी खर्चा है इनको भी हम नहीं दिखाएंगे, ETC। हाँ, क्यों नहीं दिखाएंगे तो बताइए। डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन, मान लो यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी है, इस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा, मान लीजिए डेप्रिसिएशन लगा होगा, तभी तो उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस जो भी है प्लांट एंड मशीनरी का, इसमें से हम डेप्रिसिएशन तक घटा उठा के पूरा अलग से एक अकाउंटिंग किए होंगे, तब जाके यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस आया। तो डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी लेस हो ही गया होगा। हाँ, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हुआ ही होगा। बैड डेबिट्स, बैड डेबिट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटर है, मान लीजिए जो भी डेटर है उस डेटर में से जो पैसा नहीं आया, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, डेटर, डेटर में से जो पैसा डूब गया तो उसको तो हम डेटर में से ना माइनस करेंगे, बैड डेबिट को, तो उसको ब्रांच अकाउंट के अंदर हम नहीं दिखाएंगे, ऑलरेडी डेटर में से माइनस होके ही क्लोजिंग डेटर बना होगा। डिस्काउंट ऑन डेटर, तो डेटर को अगर मैंने कोई छूट दिया है, डिस्काउंट अलाउड किया है, तो डेटर के अकाउंट में जाएगा, समझ गया ना। डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो गया होगा डिस्काउंट ऑन डेटर, तो उसको हम ब्रांच अकाउंट में कहीं भी नहीं दिखाएंगे। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर हुआ, थिफ्ट हुआ, किसी भी रीजन से, तो उसमें क्या है कि जो हमारे पास स्टॉक है, इस स्टॉक में से माइनस तो हो ही गया होगा नो, जो भी लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर हुआ है, लॉस बाय थिफ्ट हुआ है, लॉस बाय मतलब स्टॉलन, सॉरी चोरी थिफ्ट सेम ही चीज है। हाँ, तो किसी भी प्रकार से अगर लॉस हुआ है तो उसको हम यहाँ पे दिखा ही देंगे, समझ गया ना। अब याद रखिएगा, लॉस इन ट्रांजिस्ट का अलग से अकाउंटिंग होगा। हाँ, लॉस इन ट्रांजिस्ट का मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, तो लॉस इन ट्रांजिस्ट का अलग से अकाउंटिंग हम आपको सिखाएंगे, तो उसका मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो देखिएगा, तो इन सब को मैं तो यहाँ से माइनस कर दिया होगा। हाँ, तो इस रीजन से इसको हम क्या करेंगे, इस सब को नहीं दिखाते। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है बाबू, इस नोट को जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, चलो तो इसको नोट कर लो। हाँ, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं डेटर अकाउंट। हाँ, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है, तो कभी कभी डेटर का कोई मतलब डेटर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो डेटर के बारे में कोई कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन रहता है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग पता लगाते हैं डेटर अकाउंट बना के। तो इसलिए डेटर अकाउंट जरूरी पड़ता है कभी कभी। तो इसके लिए अब हम लोग देखेंगे डेटर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, तो चलो अब सीखते हैं डेटर अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, डेबिट क्रेडिट। हाँ, तो आप सबको पता है कि डेटर का मतलब क्या, डेटर बिजनेस के लिए क्या होता है, किस कैटेगरी में आता है, तो सर एसेट्स के कैटेगरी में आता है डेटर। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, डेटर का प्लस होना डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और डेटर का माइनस होना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। चलो देखो, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस एसेट्स है, डेटर क्या है, एसेट्स है, तो किसी भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट साइड में। तो बैलेंस बी बाय डी,
डेटर का अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ होगा। अगर मान लीजिए गिवन है आपको क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस सी बाय डी यहाँ होगा। हाँ, और ये निकाला भी जा सकता है। हाँ, ये निकाला भी जा सकता है, सारे इधर का जोड़ के फिर इधर जो भी आइटम रहेगा उसको घटा के तब क्लोजिंग बैलेंस निकाला भी जा सकता है। तो मे बी ये बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है। यानी किसी किसी क्वेश्चन में अगर दे दिया है सी डी, अगर बीच का कोई आइटम कह रहा है मिसिंग है, वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस डेटर का यहाँ दिखाएंगे। आया बात समझ में? उसके बाद देखो, जैसे ही हम क्रेडिट सेल करेंगे, हाँ क्रेडिट सेल करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या होगा बुआ, डेटर मेरा प्लस होगा। हाँ, डी प्लस, हाँ डी प्लस मतलब डेटर बढ़ेगा। डेटर बढ़ेगा तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू क्रेडिट सेल, समझे, क्रेडिट सेल। उसका दूसरा चीज देखिएगा, अगर कोई कैश रिसीव आता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, फ्रॉम डेटर, अगर डेटर हमको कुछ कैश रिसीव, डेटर से अगर हमें कैश रिसीव होता है तो डेटर क्या होगा, माइनस होगा। जब डेटर माइनस होगा तो कहाँ लिखेंगे बताइए, क्रेडिट में लिखेंगे। देख रहे हैं ना, डेटर प्लस होगा तो डेबिट, क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का घटना क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे फिर, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। हाँ, तो बाय कैश, जितना कैश रिसीव्ड होगा वो लिखेंगे। हाँ, फिर कभी कभी होगा क्या कि डेटर कोई गुड्स रिटर्न कर देता है। सपोज करो डेटर को पसंद नहीं आया गुड्स, हाँ डेटर को गुड्स पसंद नहीं आया, या किसी भी रीजन से डेटर ने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया, तो क्या हो जाएगा, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। हाँ, तो याद रखिएगा, अब गुड्स रिटर्न बाय डेटर, तो इससे क्या हो रहा है, डेटर मेरा, डेटर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो डेटर जब माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आया बात समझ में? तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज रिटर्न लिखिए, चाहे गुड्स रिटर्न लिखिए, चाहे रिटर्न इनवर्ड लिखिए, समझे, सब एक ही चीज होता है। तो देखिए गुड्स रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न, हाँ बाय मिस्टेक बोल दिए परचेज रिटर्न, हाँ सेल्स रिटर्न। तो देखिए सेल्स रिटर्न। उसका चौथा चीज देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम माल बेचे, माल बेचे और डेटर मेरे को बिल्स रिसीवेबल दे देता है। क्या दे देता है, बिल्स रिसीवेबल दे देता है। हाँ, बिल्स पे अगर माल बेचते, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे माल बेचते, तो डेटर से मेरे को क्या होता है, बी आर कलेक्ट हो जाता है। तो देखिए बी आर यानी बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। हाँ, तो जब बिल्स रिसीवेबल डेटर से कलेक्ट होगा तो फिर क्या होगा, फिर डेटर तुम्हारा क्या होगा, माइनस होगा, समझे। तो डेटर माइनस होगा तो हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल। हाँ, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि डेटर से आ चुका है इतने का बिल्स, तो जितने का बिल आ गया उतना से डेटर को माइनस कर देंगे। आ रहा बात समझ में? फिर पांचवा पॉइंट देखना, अगर हमने डिस्काउंट कुछ दिया है तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, इससे क्या इम्पेक्ट आएगा डेटर पे, डेटर फिर घटेगा। हाँ, डेटर घटेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो फिर यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड। हाँ, फिर क्या हो सकता है, तो देखिएगा, अगर मान लीजिए सारा कुछ हो ही गया है, हाँ अगर कभी कभी होता क्या है कि डेटर, कभी कभी ये होता है कि डेटर कुछ पैसा डुबा लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। तो देखिए बैड डेब्ट्स हो गया तो यानी उतना का कम कलेक्शन होगा मुझे डेटर से, है ना। डेटर फिर घट गया मेरा, तो डेटर घटा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बताइए, क्रेडिट में। तब बाय
बैड डेब्ट्स, यानी कुल मिला के डेटर का घटना जो भी होगा उस सबको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। आया बात समझ में? उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अब डेटर है, मान लो कि ये मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल का टुकड़ा पड़ा हुआ था। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक बिल्स रिसीवेबल का टुकड़ा पड़ा हुआ था और ये डेटर मुझे दिया था। ये मेरा डेटर है, इसको हमने उधारी में माल बेचा था, तो इसने मुझे एक बिल्स रिसीवेबल दिया था जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, और ये बोला था कि 3 मंथ के बाद क्लियर हो जाएगा। कितने दिन के बाद? 3 मंथ के बाद क्लियर हो जाएगा, ऐसा डेटर ने मेरे को बोला था। लेकिन पता चला कि 3 महीना बाद डेटर जो है 3 महीना के बाद फेल टू पे डेटर नहीं दे पाया। तो डेटर नहीं दे पाया ये पैसा, तो मैं क्या करूंगा, फिर से डेटर को बढ़ा लूंगा। क्योंकि देखो मेरे को तो लग रहा था ये बीआर आ गया था, तो मुझे तो लगा कि डेटर दे देगा 3 महीना के बाद पैसा, तो मैं डेटर को कम कर दिया था, डाउन कर दिया था डेटर को। आया बात समझ में? देखो कम साइड में लिख दिया था। लेकिन पता चला कि डेटर नहीं दिया पैसा, 3 महीना बीत गया, 3 महीना हो गया और डेटर पैसा नहीं दिया, डेटर पैसा देने से इनकार कर रहा है। तो ये बिल क्या हुआ बाबू, ये बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर बिल अगर हो गया तो हमें तो फिर से डेटर से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करेंगे हम, जर्नल अगर करेंगे तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल को हम नीचे लिख लेंगे। फिर से डेटर बढ़ा लिए। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल। हाँ, अब ब्रैकेट में समझने के लिए लिखेंगे डिसऑनर। चलिए, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, अब टोटल लगाएंगे। हाँ, तो देखिए, तो या तो ये बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, मैं आपको पहले ही बोला, या तो क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर गायब रहेगा, या हो सकता है कि डेटर से कितना कैश आया है ये बैलेंसिंग फिगर आ जाए। समझ में आ रहा है? या हो सकता है कितना सारा कुछ दिया हुआ है, कितना का, हाँ, तुम्हारा क्रेडिट सेल हुआ है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। समझ गया ना? तो वैसे क्रेडिट सेल वगैरह नहीं पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछ सकता है कि कैश रिसिप्ट कितना डेटर से हुआ है, और नहीं तो फिर ये पूछ सकता है कि बैलेंसिंग फिगर डेटर का कितना है लास्ट में। हाँ, तो ये डेटर अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, डेटर मेथड का क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे। हाँ, तो देखिए, यहाँ डेटर का बढ़ना, यहाँ डेटर का घटना। चलिए, तो ठीक है बाबू, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।